नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 7.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है उपकरणों को संभालना और उनकी सफाई। अस्पताल में जब आप काम कर रहे हो तो कैसे आप उपकरणों को संभालेंगे, उनके उचित प्रकार से कैसे आप सफाई करोगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्यसूची पहला है अवलोकन, स्लाइड नंबर 3 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है चिकित्सा उपकरणों को नुकसान, जो स्लाइड नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है सफाई गोल के आधुनिक घटक कौन कौन से होते हैं, स्लाइड नंबर 5 से 7 पे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है अस्पताल की वस्तुओं की देखभाल, जो स्लाइड नंबर 8 से 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। अवलोकन, सबसे पहले जब इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं उसका अवलोकन करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उपकरण का सही इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है। मरीज को यूज लेने से पहले उसके पहले कार्यविधि को चेक किया जाता है। प्रक्रिया के बाद या चिकित्सा उपकरण दोनों दिखने वाले और छिपे जैव बोझ के साथ दूषित होते हैं। आप जिस उपकरण को उपयोग में ले रहे हो वो खराब हो जाते हैं कई बार, तो उनको किस प्रकार उसमें जैविक रह जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कैसे धोया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सफाई के बाद उपकरण में किसी भी गंदगी के छूटे जाने से रोगी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आपने सफाई कर दी फिर भी उसमें कीटाणु रह गया, कीटाणु रहने के बाद में आप दूसरे मरीज को उपयोग में ले रहे हो उपकरण को, तो प्रॉपर तरीके से धुपा हुआ नहीं है या साफ किया हुआ नहीं है, तो उपकरण का उपयोग करने से उसमें कीटाणु मरीज के अंदर एंटर कर जाते हैं और मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सफाई की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उचित चरण उठाए जाने चाहिए। जो सफाई की प्रक्रिया है उसके लिए हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, उचित चरण उठाने चाहिए, जिससे उपकरणों को अच्छी तरह से धोया जा सके। अपर्याप्त या अनुचित सफाई के साथ महत्वपूर्ण जोखिम जुड़े होते हैं। उसमें कुछ जोखिम जुड़े होते हैं, जैसे एक उपकरण को उपयोग करते हैं उसमें कुछ हानि भी होती है और कुछ लाभ भी होते हैं। इन जोखिमों में अवशिष्ट गंदगी और या अनुचित कीटाणु शोध या विस्क्रमण की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवाएं HHI से जुड़े संक्रमण खतरा शामिल होता है। जो इनमें गंदगी होती है और जो कीटाणु रह जाते हैं उसमें विस्क्रमण की उपस्थिति के कारण ये कहीं स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। कीटाणु रह जाते हैं उसमें स्वास्थ्य को खराब कर, जैसे मरीज को यूज में लेने के बाद में खराब हो सकते हैं। तो ऐसे एक संस्था है HHI, तो उसने इसको संक्रमण खतरे करने का एक फीडा उठाई है और एक इसको खत्म किया जा सकता है। अब चिकित्सा उपकरणों को क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चिकित्सा उपकरण सफाई की प्रक्रिया के बाद सफाई गोल या चिकित्सा गंदगी के ठीक से न हटाए जाने का क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर उसकी गंदगी को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से साफ नहीं किया गया हो उपकरण पे से, तो वो क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, उसमें काट भी आ सकता है, कुछ दाग भी लग सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। उन सफाई समाधान का उपयोग करना जो उपकरण संगत ना हो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहे हो ऐसे उपकरणों को आपको हटा देना है और उनका उपयोग नहीं करना है। नुकसान जो हो सकता है उनमें दाग, जंग, झाई या प्रकाशिकी की नकासी और मलबे के संचय के कारण अनुचित कार्य शामिल है। अब मैंने बताया ना आपको, अगर किसी को अच्छी तरह से प्रॉपर धोया नहीं गया, उसमें टिश्यू या ब्लड रह गया हो, तो उसमें क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, दाग हो सकता है या जंग लग सकता है उसके। भाई आपने पानी से धोया है और उपकरण को अच्छी तरह से सुखाया नहीं है और ऐसे ही रख दिया है, उसमें जंग आ जाएगा। झाई, अगर उसमें टिश्यू रह गया हो तो वो जो झाई मतलब झाग की तरह पैदा होता है, वो झाग बन जाएगा और उसमें कीटाणु की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे क्यों, अच्छी तरह से प्रॉपर आपको उनको धोना है। उपकरणों को पुनः उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों को अनुचित या अप्रभावी सफाई के साथ जुड़े जोखिम को कम करने के लिए बुनियादी घटकों और सफाई गोल के प्रकाश के साथ ही सफाई गोल के प्रभावी उपयोग के कारकों को समझना होगा। अब इनको धोने के लिए, अनुचित या अप्रभावी तरीकों को धोने के लिए, उनको जोखिमों को कम करने के लिए इनमें कुछ घटक बनाए गए हैं। उन्हें धोने का किस प्रकार धोया जा सकता है और उसके साथ साथ उनके घोल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे जाने जो कारक हैं उनको जानेंगे। अब सफाई गोल के आधारित घटक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
यह जरूरी है कि एक उचित सफाई गोल चुना जाना चाहिए और चिकित्सा उपकरणों के कमी रही सफाई को सुनिश्चित करने के लिए इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब जब आप घोल बना रहे हो, उसका अच्छी प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन होता है, उसमें डिटोल, वेपर या एंटी घटक जो भी है उसमें शामिल किया जाता है। ऐसा करने के लिए सफाई घोल की बुनियादी घटकों की समझ होना आवश्यक है। जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उस सॉल्यूशन का आपको पहले से याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटीज में डाली जाएगी जिससे सॉल्यूशन तैयार हो सकता है। केवल वही सफाई गोल जो विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों पर इस्तेमाल के लिए तैयार और चिन्हित किए जाते हैं उन्हें पुनः प्रसारण में इस्तेमाल किए जाना चाहिए। अगर आप उपकरण को उपयोग में ले रहे हो, उन्हें धो के प्रॉपर तरीके से उन्हें पुनः डिस्ट्रॉय करके कीटाणुओं को उनको उपयोग दोबारा कर सकते हो। सफाई घोल के आम प्रकार है। अब उनमें जो घटक आपने जो घोल सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें उपयोग में ली जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है अदरक। अदरक की मात्रा मिलाई जाती है उसमें सॉल्यूशन में। डिटोल, जैसा आपका डिटोल हुआ या आपका बिटाडीन हुआ, ऐसे ही उपयोग में लेके उनको धोया जाता है। एमाइलेज एंजाइम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सेलुलोज एंजाइम होता है, उसका भी उपयोग हम लोग उसमें कर सकते हैं। प्रोटीन एंजाइम, उसका भी उपयोग उपकरण धोने में हम कर सकते हैं। पानी के साथ इन सबको मिलाया जाता है। और डिजेट कीलेट एजेंट होता है। लाइपेज एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। वेपर का उपयोग भी हम लोग उपकरण धोने के लिए किया जाता है। अब सफाई घोल के प्रभावी उपयोग के लिए कार्य कौन कौन से कारण होते हैं इनको धोने का, क्या चीजें होती है इनमें धोने के लिए, क्या जरूरी होता है उपकरण धोने के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सफाई घोल के प्रभावी होने के लिए कई कारकों को संबोधित किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल है कर्मियों का परीक्षण। जब आप इनको धो रहे हो उसके बारे में आपको पहले से अवगत होना चाहिए, जानना चाहिए कि इनको किस प्रकार धोया जाता है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में उचित कार्य जानना जरूरी है। उचित उपकरण तैयारी, उपकरणों को कैसे तैयार करते हैं, धोने के लिए कितना सॉल्यूशन की जरूरत होती है, इसके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता, क्वांटिटी, पानी ठंडा या गर्म, कौन से उपकरण पानी ठंडे से धोया जाता है और कौन से उपकरण को गर्म पानी से धोया जाता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो उपकरण है उनको आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। जो तीखे नुकीली जो चीज होती है उनसे सेफ्टी से धोया जाए, इनका आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान होना चाहिए। पांचवा, उपयोग के लिए निर्माता के निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप जिस उपकरणों को उपयोग कर रहे हो उसमें जो आपको एडवाइजर बता रहा है या आप एक टीचर आपको बता रहा है, उसके निर्देशों और दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही उनको उपकरणों को धोना चाहिए। अब क्या उद्देश्य होता है इनका धोने का? साफ चमकदार सतह पाने के लिए गंदगी धूल को हटाना। जब आप उस पर धूल हटाते हो और अच्छी तरह से धोते हो तो वो कैसा दिखाई देगा? उपकरण आपको साफ और चमकदार दिखाई देगा। सूक्ष्म जीवों को दूर करना और प्रजनन स्नान को नष्ट करना। उस पर लगे सूक्ष्म जीव उससे नष्ट हो जाते हैं और जो प्रजनन जो उसकी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है उसको नष्ट कर सकता है। वस्तुओं के जीवन को लंबा करना। आप अगर प्रॉपर तरीके से उपकरणों को धो रहे हो तो उसको दोबारा उपयोग भी ले रहे हो तो वो प्रॉपर लंबे समय तक आप उसको उपयोग में ले सकते हो, ताकि उस पर कोई दाग नहीं या उस पर कोई जंग नहीं लगे। इससे आप उसको दोबारा उपयोग कर सकते हो। किसी भी समय साफ संग्रहित वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। अब जो आपने धोया उपकरण, अब कुछ रबड़ के उपकरण भी होते हैं, उनको भी धोना जरूरी होता है। अब वो रबड़ के उपकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हवा वाले तकिए, जो तकिए होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, उनको प्लास्टिक कवर से लगाया हुआ होता है ताकि वो गंदे नहीं हो। अब उनको कैसे धोया जाता है? हवा वाले तकियों की बाहरी सतह को साबुन पानी से साफ करें। जो बाहरी सतह होती है प्लास्टिक वाली, उसको प्रॉपर तरीके से साबुन और पानी से साफ करना है। बाहरी सतह को सुखाना, डिस्टिंग पाउडर फ्रेंच चौक को लगाना है। उस पर जो बाहरी सतह है उस पर सुखाना है, उसके बाद में उसको क्या लगाना है? फ्रेंच चौक लगा देना है ताकि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, उस पर मर जाए। अब रबड़ की बरसाती जो होता है आपका गाउन, गाउन को कैसे धोया जाता है?
किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, उसमें कौन सा सॉल्यूशन उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बरसाती को मेज या सपाट सतह पर बिछाएं, उसे ठंडे पानी से गीला करें। आपको एक टेबल पे उसको बिछाना है प्रॉपर तरीके से, उसको ठंडे पानी के छींटे देने हैं ताकि उस पे जो दाग है वो गीला हो जाए। साफ कपड़े या तौलिया का उपयोग करके साबुन और पानी से ऊपरी सतह को रगड़ें। अब आपको एक सॉल्यूशन जो बनाया आपने पानी और साबुन का, उससे उसको साफ तौलिए से साफ करना है। दूसरी तरफ मोड़े, उपयुक्त प्रक्रिया को दोहराएं और दूसरी तरफ भी आपको उसी प्रोसेसिंग करना है। साबुन का सॉल्यूशन लेके उसको साफ तौलिए से रगड़ना है। दोनों सतहों को चलते पानी में धो लें। अब दोनों तरफ से जो पानी है उसमें धोना है और उचित विधि का उपयोग करके दाग को दूर करें। अगर उस पर कोई दाग लगा हो उसको बिल्कुल साफ करना है। कीटाणु शोधन के लिए 5% सेविलोन का प्रयोग करें। अगर उस पर कीटाणु को डिस्ट्रॉय करना है अपने को, तो उसके लिए क्या करना है, 5% जो सेविलोन होता है उसको उपयोग करके अपन उससे धो सकते हैं, हम लोग उसे धो सकते हैं। सुखाने के लिए छाये में 37 बेलनाकार पोल पर लटका दें। अब इसको धोने के बाद में इसको छायेदार जो बेलनाकार पोल है उसमें छाये में सुखाना है, छांव में सुखाना है। झुर्रियों के बिना फैलाएं, उसमें कोई झुर्रियां नहीं पड़े, इसलिए उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धोना है। जब पूरी तरह से सूख जाए तो दोनों सतहों पर फ्रेंच चॉक पाउडर छिड़क दें। अब जब वो सूख जाए उसके ऊपर क्या करना है, आपको फ्रेंच चॉक पाउडर का उपयोग करना है। उसे समतल या मोड़कर या कभी भी ना मोड़कर संभालें। उसे मोड़ना नहीं है, बिल्कुल समतल तरीके से आपको रखना है। समेट के जैसे आप घर पे कपड़ों को रखते हैं उसी तरह से मोड़ के उसके समेट के रख देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि दो बरसाती सतह एक दूसरे से न जुड़े। जब आप उनको सुखा रहे हो तो उनको दूर दूर सुखाना है, क्योंकि पास में सुखाओगे तो एक में बैक्टीरिया हो गया तो वो दूसरे में भी प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसको दूर दूर तक सुखाना है। अब रबड़ के दस्ताने, जो दस्ताने होते हैं उनको कैसे धोया जाता है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उपयुक्त वर्णित तरीके से अंदर और बाहर दोनों जगह पानी से अच्छी तरह धोएं। जब दस्ताने उपयोग करने के बाद में उनका दोबारा उपयोग लेना हो तो उनको अंदर और बाहरी तरह से पानी से अच्छी तरह से धोना है। दस्तानों में हवा भर दें और उसमें थोड़ी सी हवा भरें। छेद का पता लगाने के लिए उन्हें पानी में डुबो दें। उसमें कोई छेद हो तो उसका पानी में हवा भरे हो पानी में डुबोना है। अगर उनमें छेद होते हैं तो पानी बुलबुले निकलेंगे। फटे हुए दस्तानों को फेंक दें। अगर उसमें कोई बुलबुला निकल रहा है पानी में से तो उस दस्ताने को आपको उपयोग में नहीं लेना है, उसे भगा देना है या डिस्ट्रॉय कर देना है। सुखाने के लिए उन्हें लटका लें। अब पानी में धोने के बाद में उसको सुखाने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से जहां आपको अच्छी सुविधा मिले वहां पे सुखाना है। जब बाहरी हिस्सा सूख जाता है तो भीतरी हिस्से को बाहरी कर ले और सुखाएं। जब बाहरी हिस्से को सूख जाता है तो उसको दूसरी तरफ भी घुमा के और आप उसको सुखाना है। जब सूख जाए तो अंदर और बाहर पाउडर छिड़क दें। अब सूखने के बाद में अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको क्या करना है, पाउडर को छिड़कना है। एक ही आकार के जोड़े दाएं बाएं दिशा में आवरण को लपेट दें। अब उसमें दायां बाएं जो लेफ्ट राइट वाला ग्लव्स होता है उसको प्रॉपर तरीके से मोड़ के एक फोल्ड में रखना है। अब फ्रेंच चौका का छोटा सा टुकड़ा हल्के कपड़े में लेकर दस्ताने के बैग में पैकेट में रख दें। फ्रेंच चौक का एक टुकड़ा लेना है और उसमें लपेट के रखना है। ये हाथ पर पाउडर लगाने के लिए काम में आता है। एक ड्रम या पैकेट में वाष्पदाबी विस्करण के लिए भेज दें। अब इसको ऑटोक्लेव के लिए भेज दें ताकि ये ऑटोक्लेव हो जाए, एक ड्रम में रखें। अब रबर ट्यूब, कैथेटर, गुद्दा ट्यूब, आंत्रवायु ट्यूब या राइस ट्यूब कैसे धोया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उन्हें इस्तेमाल के बाद चलते पानी के नीचे धोएं। आपने अगर राइस ट्यूब या कैथेटर ट्यूब या जिसका उपयोग किया है उसको पानी में धोना है। आंखों ऊपरी रखते हुए पानी को उनके माध्यम से बहने की अनुमति दें। जो ट्यूब होती है उनमें अंदर पानी जाने दें ताकि वो उसमें जमा हुआ जो भी कीटाणु है वो निकल जाए। कार्बनिक पदार्थों जो आंखों के अंत में फीकी हो सकती है उन्हें निकालने के लिए झाड़ू छड़ी का प्रयोग करें। अगर अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट में अवशिष्ट पदार्थ फंसा हुआ है तो उसे एक छड़ी का प्रयोग करते हुए उसे निकालना है। गंदगी और तेल निकालने के लिए उन्हें साबुन और गर्म पानी से साफ करें।
अगर उसमें कोई चिकनाहट रह गई हो तो अपन साबुन और गर्म पानी होता है उसका सॉल्यूशन बना के उसमें डालते हैं ताकि वो अंदर चिकनाहट को कम कर सके। उन्हें दोबारा चलते पानी के नीचे धोएं, फिर उसको चलते हुए पानी के नीचे आपको धोना है। उपयोग करने से पहले वाष्पीकरण विश्रम करें। जब आप उसको दोबारा उपयोग में लेना चाहते हो तो आपको उसको वाष्पीकरण ऑटोक्लेव करना होता है, उसे ऑटोक्लेव करके ही उपयोग में ले। ताम्र चीनी के बर्तन। ताम्र चीनी के बर्तन में पहला है बिस्तर पान, बेड पान जिसे कहते हैं। इसे साबुन और पानी से साफ करें और ब्रश से रगड़ें। साबुन और पानी का उपयोग करते हुए इसे ब्रश से रगड़ना है। बिस्तर पैन को कीटाणु रहित करने के लिए एक पत्ती से पोलर घोल के में भिगोएं। अब इसको गीला करने के लिए कीटाणु रहित यानी कीटाणु को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पत्ती से जो पोलर घोल होता है उसका उपयोग करके अपन कीटाणु को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे सुखाएं। अगली बार इस्तेमाल के लिए बिस्तर पैन रैक में रख लें और सुखा के आपके जो रैक है रैक में उसको रख लेना है और उसमें दोबारा उसको उपयोग में ले सकते हो। मूत्रालय जिसे यूरिन कंटेनर कहा जाता है, बिस्तर पैन की तरह इसे भी साफ करें। जो बिस्तर पान होते हैं जैसे आपको बताया अभी बेड पान, उसे भी यूरिन कंटेनर को वैसे ही साफ करके आपको रखना है। थूकने वाला मग जो कप स्पुटम होता है उसको भी अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से रखना होता है। कांच के बर्तन किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हटाने के लिए चलते ठंडे पानी के अंदर धोए। जो कार्बनिक पदार्थ है हटाने के लिए ठंडे पानी में उसको धोना है। चलते पानी के नीचे धोए और सुखाएं और चलते हुए पानी में धोना और सुखाना है। नुकीले उपकरण खुद को चोट पहुंचाने और तेजी किनारे से कटने से बचने के लिए उन्हें उचित तापमान और नमी में उजागर होने से बचाने के लिए धार वाले उपकरणों को ध्यान से इस्तेमाल करें। उसे चोट से आप बचना चाहते हो उसके लिए बचने के लिए उसे तापमान और नमी से उसका ध्यान रखना है। उन्हें साबुन और चलते पानी के नीचे धोएं, साफ कपड़े से सुखाएं। अगर आप पानी और साबुन का घोल बना के साफ उसमें डालना है और उनको धोना है और साफ कपड़े से सुखा लेना है। तेज धार उपकरणों को 2 परतें ग्लूकोटोराइड घोल या आर्द्र ग्लूकोटोराइड घोल में डालने से पहले उपकरणों को पूरी तरह से सुखा देना चाहिए। अगर आप किसी उपकरण को तेज उपकरण होते हैं जो धार वाले उनको उपयोग लेना चाहते हो उनका उपयोग करना चाहते हो तो ग्लूकोटोराइड घोल का उपयोग कर सकते हैं। पहले उपकरण पूरी तरह से सुखा देना चाहिए क्योंकि पानी में मौजूदी उपकरणों में जंग और कीटाणुनाशक को कमजोर करता है और कीटाणु रहित बनाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन साबुन और पानी से धोए, उन्हें साफ कपड़े से सुखाएं और संभाल कर रखें। स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है तो क्या करना है, साबुन के और पानी के घोल का जो सॉल्यूशन होता है उसे साफ करना है और सुखाकर संभाल कर रखना है। चादर संक्रमित मरीज की चादर को दूसरी चादर के साथ नहीं मिलाएं। अगर कीटाणु से है वो चादर तो उसको दूर रखना है। उसे पहले निष्क्रमित करने के लिए कीटाणु नाशक लोशन जैसे कार्बोनिल लोशन होता है उससे धोना है। 1:60 के अनुपात से प्रति पोलर घोल में 30 मिनट के लिए भिगोए और फिर धोने के लिए भेज दें। उसको भिगो के सॉल्यूशन में फिर उसको देना है। धोने वाले कपड़े के बैग का प्रयोग करें। इस्तेमाल हुए चादर को फर्श पर नहीं रखें। धोबी से आई धूली चादर को अलमारी में क्रम में रखा जाना चाहिए। यानी आपने जिस चादर को उपयोग में लिया है उसे अच्छी प्रॉपर तरीके से धोना है और धोकर उसको सॉल्यूशन से धोने के लिए भेज देना है और धो के उसके प्रॉपर तरीके से अपने जो अलमारी है उसमें रख देना है। स्टॉक की समय समय जांच की जानी चाहिए और उनका उपयोग करने से पहले आप उनको जांच करना है भाई अपने पास कितनी चादरें हैं या नहीं है। नुकसान के मामले में इसकी तुरंत सूचना देनी चाहिए। अगर कोई चादर फटी हुई है उसको अलग निकाल देना चाहिए और अपने पास अगर चादर नहीं हो तो आगे से पहले उस चादर को मंगाने की कोशिश करना चाहिए। छुट्टी होने पर मरीजों की चादर घर ले जाने से बचाना चाहिए। अगर मरीज की छुट्टी हो जाती है तो उन उपकरणों को जिसके पास हमने दे रखा है, चादर, पिल्लो कवर, ब्लैंकेट, इनको प्रॉपर तरीके से अपने पास रखना होता है। आपको रख के अपने एंट्री करनी होती है, वो एंट्री करके कंसर्ट पे आपको रखनी होती है। प्रक्रिया के दौरान चादर में दाग लगने से बचने के लिए उचित सुरक्षा एजेंटों, टिंचर, बेनियोन, मिक्रोक्रोम और आयोडीन आदि का उपयोग करें। अगर चादरों में दाग लग जाता है तो उसमें हम कौन सा एजेंट उपयोग करते हैं, टिंचर हुआ, बेंजियोन हुआ या आयोडीन आदि का उपयोग कर सकते हो आप लोग। फटी हुई चादर का प्रयोग ना करें।
उसे तुरंत सिलने के लिए भेजा जाना चाहिए। अगर कोई चादर फटी हुई है तो उसका मरीज के ऊपर बेड पे नहीं बिछाना चाहिए और उसे तुरंत सिलने के लिए भेज देना चाहिए। नई चादर पर इस्तेमाल पहचाना निशान डालना जाना चाहिए। अगर नई चादर आई हो उस पर हॉस्पिटल का मार्क लगा देना चाहिए ताकि वो खोए नहीं। कंबल, इस्तेमाल किए कंबल को ड्राई क्लीन धूप में सुखाया जाना चाहिए। अगर उसको ड्राई क्लीन करना है तो उसको धूप में सुखाना है। कंबल को संभालते समय कीट प्रकोप में सुरक्षित रखने के लिए नेपथलीन गोलियन का उपयोग करें। केबल को संभालते समय तो कीट प्रकोप में सुरक्षित रखने के लिए एक नेपथलीन गोली आती है, उसका उपयोग करके आप उसको संभाल कर कीटों को मार सकते हो। गंदे और तकिए, गद्दे और तकियों का खराब होने, गीला होने और दाग होने से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ये खराब नहीं हो इसलिए दाग नहीं लगे, इनके ऊपर एक कवर जो प्लास्टिक कवर होता है वो हम लोग लगा देते हैं। इस्तेमाल किए गए गद्दे और तकियों को अलग मरीज के लिए उपयोग करने से पहले धूप में सुखाएं। अगर आप उसको दूसरे मरीज का उपयोग करना चाहते हो तो उनको प्रॉपर तरीके से धो के, या आप सॉल्यूशन जो पानी और साबुन का सॉल्यूशन बनाया है या डिटोल का जो सॉल्यूशन है उससे प्रॉपर तरीके से साफ करके फिर उसका मरीज को उस पर लेटाना होता है ताकि वो कीटाणु डिस्ट्रॉय हो जाए। अब अभ्यास प्रश्न, बेहोशी क्या है? आपको बताना है बेहोशी क्या चीज होती है। डर का जवाब होता है, या एक प्रत्याशी पतन होता है, चेतना का संक्षिप्त नुकसान होता है, पहलू का संकेत होता है। बेहोशी वो चीज होती है जिसमें आदमी बेहोश हो जाता है, जिसको बोला जाता है चेतना का संक्षिप्त नुकसान होना। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।